दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। ऊष्मागतिकी के आज के हमारे इस लेक्चर में हम डुलोंग और पेटिट के नियम के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो आज के हमारे इस लेक्चर में हम डुलोंग तथा पेटिट का नियम, रुद्धोष्म परिवर्तन, समतापीय तथा रुद्धोष्म वक्र एवं दाब तथा आयतन में रुद्धोष्म संबंध के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले डुलोंग तथा पेटिट का नियम। डुलोंग तथा पेटिट के नियमानुसार ठोस अवस्था में सभी तत्वों के परमाणु भार तथा विशिष्ट ऊष्माओं का गुणनफल नियत रहता है तथा इसका मान लगभग 6.4 होता है। इस नियम का उपयोग पदार्थ के परमाणुिक भार को ज्ञात करने में किया जाता है। अब गतिज सिद्धांत से डुलोंग तथा पेटिट का नियम। तो यहां पर हमने डुलोंग तथा पेटिट का नियम बताया है, जिसके अनुसार सभी तत्वों के परमाणु भार तथा विशिष्ट ऊष्माओं का गुणनफल ठोस अवस्था में सदैव नियत रहता है तथा इसका मान लगभग 6.4 प्राप्त होता है। अब हम गतिज सिद्धांत से डुलोंग तथा पेटिट का नियम ज्ञात करते हैं। ऊर्जा समविभाजन के नियमानुसार प्रत्येक स्वतंत्रता कोटि से संबद्ध औसत स्थानांतरीय गतिज ऊर्जा का मान हाफ kT होता है। यहाँ के बोल्ट्जमान नियतांक है, जबकि T परम ताप है। यदि परमाणु की दोलनीय गति सरल आवर्ती हो तो प्रत्येक दोलन में औसत गतिज ऊर्जा का मान औसत स्थितिज ऊर्जा के मान के बराबर होता है। तो औसत गतिज ऊर्जा का मान तथा औसत स्थितिज ऊर्जा का मान बराबर होगा यदि परमाणु की दोलनीय गति सरल आवर्ती हो तो। परमाणु की प्रत्येक स्वतंत्रता कोटि से संबद्ध कुल ऊर्जा इज इक्वल टू हाफ kT प्लस हाफ kT। तो हाफ kT और हाफ kT को अगर जोड़ोगे तो ये क्या आ जाएगा, kT। तो इसका मान kT होता है। प्रत्येक परमाणु के लिए दोलनीय गति की 3 स्वतंत्रता कोटि होती हैं, इसलिए प्रत्येक परमाणु की कुल ऊर्जा इज इक्वल टू 3 kT। तो प्रत्येक स्वतंत्रता कोटि से संबद्ध कुल ऊर्जा kT होगी तथा प्रत्येक परमाणु के लिए दोलनीय गति की 3 स्वतंत्रता की कोटि हैं, अतः प्रत्येक परमाणु की कुल ऊर्जा 3 kT होगी। यदि हम परम ताप T पर किसी ठोस के 1 ग्राम परमाणु पर विचार करें तो 1 ग्राम परमाणु में परमाणुओं की संख्या n के बराबर होती है, जहां n अवोगाद्रो संख्या है। अब 1 ग्राम ठोस की कुल ऊर्जा इज इक्वल टू n इंटू 3 kT, क्योंकि प्रत्येक परमाणु की कुल ऊर्जा 3 kT है तथा 1 ग्राम परमाणु गैस में परमाणु की संख्या n है, अतः 1 ग्राम ठोस की कुल ऊर्जा U बराबर n इंटू 3 kT इज इक्वल टू 3n kT होगी। अब चूंकि n के बराबर r, so r इज इक्वल टू n k, जहां n अवोगाद्रो संख्या, k बोल्ट्जमान नियतांक, तो n इंटू के गैस नियतांक होता है, जिसे हम r से निरूपित करते हैं। तो U इज इक्वल टू 3RT, क्योंकि यहां पर हमने nk की जगह r रख दिया है। तो U इज इक्वल टू 3RT। अब U इक्वल टू 3RT। अब यदि हम इसका t के सापेक्ष अवकलन करें, सो du by dt इज इक्वल टू 3r, क्योंकि 3 कांस्टेंट r कांस्टेंट और t का t के सापेक्ष अवकलन 1 हो जाएगा। सो du by dt इक्वल टू 3r। क्योंकि du by dt नियत आयतन पर
ठोस की परमाणुविक ऊष्मा है जिसे हम Cv से निरूपित करते हैं। अतः Cv इज इक्वल टू 3R। सो Cv इक्वल टू 3R। यहां R इज इक्वल टू 1.98 कैलोरी प्रति ग्राम परमाणु प्रति डिग्री सेंटीग्रेड है। अब अगर आप यहां पर R की जगह ये मान रखोगे तो Cv बराबर 3 इंटू 1.98 और ये क्या हो जाएगा 5.94 कैलोरी प्रति ग्राम परमाणु प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। अतः ठोस की परमाणुविक ऊष्मा का मान लगभग 6 कैलोरी होता है या 6 कैलोरी होता है। इस प्रकार यह डुलोंग तथा पेटिट के नियम से मेल खाता है। अब अगला टॉपिक है डुलोंग पेटिट नियम की असफलताएं। यहां पर हमने परमताप तथा परमाणुविक ऊष्मा के मध्य वक्र खींचा है जो हमें इस प्रकार प्राप्त होता है। कार्बन, बोरोन, सिलिकॉन जैसे अधात्विक तत्वों की परमाणुविक ऊष्माओं का मान सामान्य ताप पर 6.4 से भिन्न प्राप्त होता है। इसका मान लगभग 6 प्राप्त होता है, परंतु 500 डिग्री सेंटीग्रेड से उच्च ताप पर इसका मान लगभग 6.4 की ओर अग्रसर होता है। तो 500 डिग्री सेंटीग्रेड से उच्च ताप पर परमाणुविक ऊष्मा का मान 6.4 की ओर अग्रसर होता है, परंतु शून्य ताप पर सभी तत्वों के लिए परमाणुविक ऊष्मा का मान शून्य की ओर अग्रसर होता है। तो अगर हम परम ताप का मान कम करें तो जैसे जैसे परम ताप का मान कम होता जाता है परमाणुविक ऊष्मा का मान शून्य की ओर अग्रसर होता है। तो इस प्रकार सभी तापों पर हमें परमाणुविक ऊष्मा का मान 6.4 प्राप्त नहीं होता है। अब डुलोंग पेटिट नियम की असफलता का स्पष्टीकरण। आइंस्टीन के अनुसार किसी ठोस की प्रत्येक स्वतंत्रता कोटि के संगत कंपन ऊर्जा का मान hν अपॉन e की पावर hν बाई kT माइनस 1 होता है। इसका मान kT नहीं होता है। तो आइंस्टीन के अनुसार किसी ठोस की प्रत्येक स्वतंत्रता कोटि के संगत कंपन ऊर्जा होती है hν अपॉन e की पावर hν बाई kT माइनस 1। इसका मान kT नहीं होता है। यहां न्यू कंपन की आवृत्ति है। 1 ग्राम परमाणु ठोस की कुल कंपन ऊर्जा U इज इक्वल टू 3n इंटू hν अपॉन e की पावर hν बाई kT माइनस 1 है, न कि 3n kT है। चूंकि 3 स्वतंत्रता कोटि होती हैं इसलिए यहां पर हमने 3 से गुणा कर दिया है। अब U इक्वल टू 3n hν अपॉन e की पावर hν बाई kT माइनस 1 है। अब यदि हम Cv का मान ज्ञात करें तो Cv इक्वल टू du अपॉन dt, तो हम इसका t के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो वो क्या आ जाएगा 3n कांस्टेंट hν कांस्टेंट। अब अगर मैं इसको x मानूं तो 1 अपॉन x का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, सो माइनस 1 अपॉन e की पावर hν बाई kT माइनस 1 का स्क्वायर। अब वापस आप इसका डिफरेंशियल करोगे तो 1 का तो हो जाएगा 0, e की पावर hν बाई kT का करें तो e की पावर hν बाई kT और hν बाई kT का करोगे तो माइनस hν अपॉन kT स्क्वायर। अब यहां पर ये hν और ये hν होल स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। तो हमें Cv का मान क्या मिलेगा Cv इक्वल टू माइनस 3n hν अपॉन e की पावर hν बाई kT माइनस 1 होल स्क्वायर। तो अभी हमने इसको x माना है तो 1 अपॉन x का हो गया माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब वापस e की पावर hν बाई kT माइनस 1 का करोगे तो 1 का हो गया 0 और e की पावर hν बाई kT का e की पावर hν बाई kT। अब hν बाई kT का करेंगे तो माइनस hν अपॉन kT स्क्वायर।
अब ये माइनस और ये माइनस प्लस, एच न्यू इंटू एच न्यू हो जाएगा एच न्यू होल स्क्वायर। सो सी वी इक्वल टू 3 n k। यहां पर हमने क्या किया है, इसको k से गुणा और k से भाग दे दिया है, तो ये 3n और ये k, सो 3n k, ये एच न्यू और ये एच न्यू, एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर, और नीचे के टी स्क्वायर था, और आप ये के भी अगर इन्वॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, के स्क्वायर टी स्क्वायर ई की पावर एच न्यू बाई के टी होल अपॉन ई की पावर एच न्यू बाई के टी माइनस 1 होल स्क्वायर। तो सीवी का मान ये प्राप्त होगा। अब n के बराबर r है, तो इस n के को हम r कर देते हैं। सो CV इक्वल टू 3r इंटू एच न्यू अपॉन के टी होल स्क्वायर ई की पावर एच न्यू बाई के टी होल अपॉन ई की पावर एच न्यू बाई के टी माइनस 1 होल स्क्वायर। तो CV का मान हमें यह प्राप्त होगा। उच्च ताप पर एच न्यू बाई के टी का मान अत्यंत अल्प होता है, अतः CV का मान 3r एच न्यू अपॉन के टी होल स्क्वायर ई की पावर एच न्यू बाई के टी होल अपॉन ई की पावर एच न्यू बाई के टी माइनस 1 होल स्क्वायर था, और हमने कहा है एच न्यू बाई के टी का मान अत्यंत अल्प है। सो ये क्या हो जाएगा, CV टेंड्स टू 3r, क्योंकि एच न्यू बाई के टी का मान अत्यंत अल्प है। सो e की पावर एच न्यू बाई के टी क्या होगा, 1 प्लस एच न्यू बाई के टी प्लस एच न्यू बाई के टी होल स्क्वायर एंड सो ऑन। और एच न्यू बाई के टी अल्प है, तो उच्च घातों को नगण्य मानकर छोड़ देते हैं, तो e की पावर एच न्यू बाई के टी इक्वल टू 1 प्लस एच न्यू बाई के टी। इसका मतलब e की पावर एच न्यू बाई के टी माइनस 1 का मान लगभग एच न्यू बाई के टी होगा, और यहां पर e की पावर एच न्यू बाई के टी माइनस 1 होल स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, एच न्यू अपॉन के टी होल स्क्वायर। तो एच न्यू बाई के टी होल स्क्वायर से एच न्यू बाई के टी होल स्क्वायर कैंसिल हो गया, और इसका मान लगभग 1 होगा, इसलिए CV टेंड्स टू 3r। परंतु r इक्वल टू 1.98 है, तो अगर मैं इस r की जगह 1.98 रखूं जो कि लगभग 2 है, तो CV का मान लगभग 6 होगा, या CV 6 की ओर अग्रसर होगा। तो उच्च ताप पर एच न्यू बाई के टी का मान अत्यंत अल्प होता है, इसलिए CV टेंड्स टू 6, जो कि डुलंग-पेटिट के नियम का पालन करता है। निम्न ताप पर अर्थात यदि T का मान अत्यंत अल्प हो तो T टेंड्स टू 0, तो एच न्यू बाई के टी का मान अनंत की ओर अग्रसर होगा, इसलिए CV का मान 0 की ओर अग्रसर होगा। इस प्रकार हम सभी तापों के लिए डुलोंग तथा पेटिट के नियम का स्पष्टीकरण दे सकते हैं। अब अगला टॉपिक है ऋतुष्म परिवर्तन, समतापीय तथा ऋतुष्म वक्र। सबसे पहले ऋतुष्म परिवर्तन। यदि ऊष्मागतिकी निकाय में परिवर्तन इस प्रकार हो कि निकाय तथा परिवेश के मध्य किसी भी प्रकार की ऊष्मा का विनिमय न हो, तो इस प्रकार का परिवर्तन ऋतुष्म परिवर्तन कहलाता है। तो यदि ऊष्मागतिकी निकाय में परिवर्तन इस प्रकार हो कि निकाय तथा परिवेश के मध्य किसी भी प्रकार का ऊष्मा का आदान प्रदान न हो या ऊष्मा का विनिमय न हो, तो इस प्रकार का परिवर्तन ऋतुष्म परिवर्तन कहलाता है। इस प्रकार के परिवर्तन के लिए यह आवश्यक है कि निकाय परिवेश से पूर्णतः ऊष्मारोधी हो। चूंकि पूर्णतः ऊष्मारोधी निकाय संभव नहीं है, इसलिए आदर्श ऋतुष्म परिवर्तन असंभव है। परंतु यदि निकाय तथा परिवेश के मध्य ऊष्मा विनिमय में अत्यंत कम समय लगता है, तो यह परिवर्तन लगभग ऋतुष्म होता है। जैसे कि यदि किसी साइकिल का ट्यूब अचानक फूट जाता है तो उसमें से तुरंत हवा बाहर निकल जाती है, तो यह वास्तव में ऋतुष्म परिवर्तन है। आदर्श गैस के लिए ऋतुष्म गैस समीकरण PV रेज़ टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट, यहां गामा इक्वल टू Cp अपॉन Cv है। Cp स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा, जबकि Cv स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा है।
समतापीय तथा रुद्धोष्म वक्र। समतापीय प्रक्रम के लिए पीवी का मान नियत रहता है, क्योंकि आदर्श गैस समीकरण पीवी इक्वल टू आर टी, आर गैस नियतांक है जिसका मान नियत रहता है, तथा यदि प्रक्रम समतापीय है तो टी का मान नियत रहेगा, इसलिए पीवी इक्वल टू कांस्टेंट या नियतांक। यदि हम नियत ताप पर P तथा V में वक्र खींचें तो इस प्रकार प्राप्त वक्र समतापीय वक्र कहलाता है। यहाँ P दाब है जबकि V आयतन है। तो यदि हम नियत ताप पर P तथा V में वक्र खींचें तो इस प्रकार प्राप्त वक्र समतापीय वक्र कहलाता है। रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए PV रेज़ टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट, जो मैंने अभी पीछे बताया था, गामा इक्वल टू Cp अपॉन Cv। यहाँ Cp स्थिर दाब की विशिष्ट ऊष्मा जबकि Cv स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा है। यदि हम इस संबंध के लिए P तथा V में वक्र खींचें तो इस प्रकार प्राप्त वक्र रुद्धोष्म वक्र कहलाता है। अब हमने यहां पर V तथा P के मध्य वक्र खींचा है, तो ये वक्र और ये दोनों वक्र समतापीय वक्र हैं, जबकि ये वक्र रुद्धोष्म वक्र है। दाब तथा आयतन में रुद्धोष्म संबंध। P तथा V में रुद्धोष्म संबंध। माना 1 ग्राम परमाणु आदर्श गैस का दाब, आयतन तथा ताप क्रमशः P, V तथा T है, तो 1 ग्राम परमाणु आदर्श गैस का दाब P, आयतन V तथा ताप T है। माना अल्प रुद्धोष्म परिवर्तन के दौरान आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन du तथा किया गया बाह्य कार्य dw है, तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से dq इक्वल टू du प्लस dw। यहां dq ऊष्मा में परिवर्तन है, चूंकि रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए ऊष्मा में परिवर्तन शून्य होता है या q का मान नियत रहता है, इसलिए dq इक्वल टू 0। तो dq को हम 0 कर देते हैं, तो du प्लस dw इक्वल टू 0। माना रुद्धोष्म परिवर्तन के दौरान आयतन V का मान बढ़कर V प्लस dV हो जाता है, ताप T का मान घटकर T माइनस dt हो जाता है तथा दाब का मान नियत रहता है, तो आयतन V में वृद्धि dV, ताप T में कमी dt है, जबकि दाब P का मान नियत है। तो गैस द्वारा किया गया कार्य dw बराबर P dV, साथ ही du इक्वल टू Cv dt, तो dw का मान ये है, du का मान ये है। चूंकि du प्लस dw इक्वल टू 0, तो आप इस du की जगह Cv dt एंड dw की जगह Pdv रखो, तो ये क्या हो जाएगा, Cv dt प्लस Pdv इक्वल टू 0। 1 ग्राम परमाणु के लिए आदर्श गैस समीकरण Pv इक्वल टू RT। अब यदि हम इसका अवकलन करें तो पहले P को हमने कांस्टेंट माना, V का अवकलन dV, फिर V को कांस्टेंट मानते हैं, P का अवकलन dP इज इक्वल टू R dt, तो P dV प्लस V dP इज इक्वल टू R dt। अब अगर हम यहां से dt का मान ज्ञात करें तो इस R को नीचे भेज देते हैं, तो dt बराबर P dV प्लस V dP अपॉन R। अब इस समीकरण में dt की जगह हम PdV प्लस VdP अपॉन R लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, Cv इंटू PdV प्लस VdP अपॉन R प्लस PdV इक्वल टू 0। अब R आप एलसीएम ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, Cv इंटू PdV प्लस VdP, जो ये लिख दिया, प्लस P इंटू R dV इक्वल टू 0, तो प्लस RP dV इक्वल टू 0।
अब ये समीकरण अभी हमने निकाला है मेयर के संबंध से Cp माइनस Cv इक्वल टू आर। तो आप इस R की जगह Cp माइनस Cv लिख दो, तो ये क्या हो जाएगा Cv P dV प्लस V dP प्लस Cp माइनस Cv P dV इज इक्वल टू 0। अब अगर हम इसको खोलें तो Cv इंटू पी dV प्लस Cv इंटू V dP प्लस Cp इंटू पी dV माइनस Cv इंटू पी dV इज इक्वल टू 0। अब यहां पर ये Cv पी dV और ये Cv पी dV कैंसिल हो जाएगा, तो Cv इंटू वी dP प्लस Cp इंटू पी dV इक्वल टू 0। सो हमने इस R की जगह ये Cp माइनस Cv रख दिया तो हमको ये मिला। अब हम इस Cv पी dV से ये Cv पी dV कैंसिल कर देते हैं, तो यहां पे क्या बचेगा Cv इंटू वी dP प्लस Cp इंटू पी dV इज इक्वल टू 0। तो Cv इंटू वी dP प्लस Cp इंटू पी dV इक्वल टू 0। अब इस समीकरण को आप Cv इंटू पीवी से भाग दे दो, तो जैसे हम Cv पी से भाग देते हैं, सो Cv इंटू वी dP डिवाइडेड बाय Cv इंटू पी वी प्लस Cp इंटू पी dV अपॉन Cv इंटू पी वी इज इक्वल टू 0। अब यहां पर ये Cv से Cv कैंसिल हो जाएगा, V से V कैंसिल हो जाएगा, सो dP अपॉन P, सो dP अपॉन P प्लस यहां पर ये P से P कैंसिल हो जाएगा, तो Cp अपॉन Cv इंटू डीवी बाई वी, तो Cp अपॉन Cv इंटू डीवी बाई वी इक्वल टू 0। तो हमें ये समीकरण प्राप्त होगी। परंतु Cp अपॉन Cv इक्वल टू गामा, तो आप इस Cp अपॉन Cv की जगह गामा लिख दो, सो dP अपॉन P प्लस गामा dV अपॉन V इक्वल टू 0। और यदि हम इसका समाकलन करें तो इंटीग्रेशन dP अपॉन P प्लस गामा इंटीग्रेशन dV अपॉन V इक्वल टू 0। 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x होता है, तो ये क्या हो जाएगा log P प्लस गामा, इसका क्या हो जाएगा log V इज इक्वल टू log K। तो यहां पर एक नियतांक प्राप्त होगा और नियतांक हमने log K लगा दिया है। सो log P प्लस गामा log V इक्वल टू log K, और n log m को हम log m की घात n लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा log v की घात गामा, सो log p प्लस log v की घात गामा इज इक्वल टू log k। अब log m प्लस log m इंटू log n होता है, तो यह आ जाएगा log p v रेज टू गामा इज इक्वल टू log k। अब दोनों तरफ log है तो log से log हट जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ हमने e की पावर ले लिया है, तो यहां से हमको क्या मिलेगा pv रेज टू गामा इक्वल टू k। सो ये क्या हो गया log v रेज टू गामा। अब log m प्लस log n इक्वल टू log m इंटू n, तो इन दोनों को मिलाओगे तो log p v रेज टू गामा इक्वल टू log k। अब दोनों तरफ log है तो दोनों तरफ हम e की पावर ले लेते हैं या एक्सपोनेंशियल ले लेते हैं, तो एक्सपोनेंशियल और log आपस में कैंसिल हो जाएगा और ये क्या जाएगा pv रेज टू गामा इक्वल टू k। तो pv रेज टू गामा इक्वल टू k, और इसको हम पॉइसन का नियम कहते हैं। तो पॉइसन के नियमानुसार pv रेज टू गामा इक्वल टू k, यह ऋतुष्म परिवर्तन के लिए दाब तथा आयतन में संबंध है। अब pv रेज टू गामा इक्वल टू k आया है, चूंकि pv इज इक्वल टू RT, तो यहां से p क्या आ जाएगा RT अपॉन v, सो p इक्वल टू RT अपॉन v। अब हम इस p की जगह RT अपॉन v लिख देते हैं, तो RT अपॉन v इंटू v की पावर गामा इक्वल टू k, और ये क्या हो जाएगा RT v की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू k, या फिर tv रेज टू गामा माइनस 1 इक्वल टू k अपॉन r।
तो इस आर को हमने नीचे भेज दिया है। अब के नियतांक आर नियतांक, तो के अपॉन आर का मान नियत रहेगा, इसलिए टीवी रेज टू गामा माइनस वन इक्वल टू के वन, जो कि एक नियतांक है। के वन का मान यहां पर के अपॉन आर है। तो यदि हमको दाब तथा आयतन के पदों में रुद्धोष्म संबंध ज्ञात करना है तो पीवी रेज टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ताप तथा आयतन के मध्य संबंध लेना है तो टीवी रेज टू गामा माइनस वन इक्वल टू कांस्टेंट। अब पीवी इक्वल टू आर टी, तो वी निकालोगे तो आर टी अपॉन पी। अब हम इस v की जगह आर टी अपॉन पी यहां पर रख दें तो ये क्या हो जाएगा, p इंटू आर टी अपॉन पी होल पावर गामा इक्वल टू के, और ये क्या हो जाएगा p आर की पावर गामा t की पावर गामा अपॉन p की पावर गामा इक्वल टू के, और ये क्या आ जाएगा p रेज टू वन माइनस गामा आर की पावर गामा t की पावर गामा इक्वल टू के। अब आर की पावर गामा को आप नीचे ट्रांसफर कर दो तो p की पावर वन माइनस गामा t की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट या नियतांक। तो यहां से आ गया आर की पावर गामा t की पावर गामा p की पावर वन माइनस गामा इक्वल टू के। अब आर की पावर गामा हम नीचे भेज देते हैं तो t की पावर गामा p की पावर वन माइनस गामा इक्वल टू के अपॉन आर की पावर गामा, और ये नियतांक होगा, इसलिए t की पावर गामा p की पावर वन माइनस गामा इक्वल टू के टू, यहाँ के टू नियतांक है। तो यदि हमको ताप तथा दाब के पदों में रुद्धोष्म संबंध ज्ञात करना है तो संबंध t की पावर गामा p की पावर वन माइनस गामा इक्वल टू कांस्टेंट होगा। तो यहां पर हम ऊष्मागतिकी का आज का हमारा ये अध्याय समाप्त करते हैं। सो गुड बाय।